तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। तो आज मुझे बाइक लिए हुए पूरे 8 महीने हो चुके हैं और इन 8 महीनों में क्या मेरे रिव्यूज़ हैं इस बाइक को लेकर, जो मैंने इसको ड्राइव किया है उसमें क्या मुझे इसकी अच्छाइयाँ लगी हैं और क्या कमियाँ लगी हैं, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इन 8 महीनों में मैंने इसको तकरीबन 2000 समथिंग किलोमीटर ड्राइव भी कर दिया है। जैसा कि आप डिस्प्ले में अभी देख पाओगे कि ये बाइक मैंने तकरीबन 2039 किलोमीटर चला दी है। तो 2000 किलोमीटर मैं समझता हूँ कि एक अच्छा फिगर है किसी भी बाइक के रिव्यूज़ करने के लिए। तो मैं आज आपको इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कंफर्ट की, क्योंकि कोई भी अगर आप बाइक लेते हो तो सबसे पहले उसमें आपका कंफर्ट ही देखा जाता है कि अगर आप लॉन्ग रूट पर बाइक को ड्राइव करते हो तो उसमें आप कितने कंफर्टेबल हो, आपको कितनी थकान महसूस होती है, वो पर्टिकुलरली कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसमें ड्राइव करते हुए आपको पेन महसूस होती है। तो सबसे पहले जो मुझे इसमें एक कमी कह सकते हैं उसको, या हर एक आदमी का अपना अपना टेस्ट होता है, तो शायद मेरा टेस्ट को वो चीज़ मैच नहीं करी, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे जो इसका हैंडल है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा लगा। एक्चुअली में जब मैं इस बाइक को ड्राइव करता था, आपने देखा ही होगा कि मैं इसको ऑफ रोड पर भी लेकर गया था। तो जब मैं इसको ऑफ रोड किया मैंने इस बाइक के साथ, तो मुझे सबसे पहले जो दिक्कत महसूस हुई वो इसके हैंडल को लेकर हुई। एक्चुअली में जहाँ जो इसका पोस्चर था हैंडल को पकड़ के बैठने का, वो बिल्कुल भी मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा, क्योंकि उसमें मेरी जो कमर है वो थोड़ा मुझे बैंड कर बैठना पड़ता था। तो मैंने क्या किया, इसका जो हैंडल है उसको मैंने थोड़ा डाउन किया है, और जब से मैंने इसका हैंडल डाउन किया है तब से राइड में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा है। और अब जब मैं बैठता हूँ बाइक के ऊपर, जो मेरा पोस्चर होता है बैठने का, उसमें जो मेरी कमर है वो बिल्कुल सीधी रहती है और मुझे थकान भी महसूस नहीं होती है। पर जो कंपनी से जिस एंगल पर इसका हैंडल एडजस्ट होकर आता है वो मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगा। तो मैंने इसको एडजस्ट किया है हैंडल को अपने तरीके से। तो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये हैंडल एडजस्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि ये आपके टैंक के ऊपर बिल्कुल भी टच ना हो। अगर आप दोनों साइड हैंडल को, जब आप इसको एडजस्ट कर रहे हैं, जब आपने इस हैंडल को डाउन करना है तो आप नट बोल्ट इसके ढीले कर इसको डाउन कर सकते हैं। वो नट बोल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऊपर 2 नट बोल्ट लगे हैं इसके, तो इन दोनों को आप लूज़ कर दें पहले, और उसके बाद ये नीचे वाले जो 2 नट बोल्ट हैं इनको लूज़ करना है आपने। और उसके बाद अपने कंफर्ट के हिसाब से आप इस हैंडल को डाउन कर सकते हो। और डाउन करते हुए आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपके टैंक, पेट्रोल टैंक के साथ टच ना हो, और आपने इसके सीट के ऊपर बैठकर इसको डाउन करना है। और ये भी देखना है कि आपके गोटे के साथ, आपके लेग के साथ टच ना हो। और इसमें गैप का आपने विशेष ध्यान रखना है। अगर आप इसको ज़्यादा डाउन कर दोगे तो ये आपके पेट्रोल टैंक के साथ टच होने लगेगा और उस वजह से उस पर डेंट भी पड़ सकता है और आप गिर भी सकते हो। तो ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब आप इस हैंडल को डाउन करते हो तो ये आपके पेट्रोल टैंक के साथ टच ना हो। और आप एक बारी बिल्कुल ट्राई कर देखिए इसे। ये आपको, मैं जेन्युइनली कहना चाहता हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। जो इसका कंपनी से एडजस्ट होकर आता है हैंडल, उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है और मुझे ये मोर कंफर्टेबल लगा है। और जब आप हैंडल डाउन कर दोगे तो इसके जो स्विचेस हैं ये भी थोड़े डाउन आ जाएंगे। तो इनको आप, जो इसके नीचे आपको यहाँ पर एक बोल्ट दिख रहा होगा जहाँ पर आपका मिरर लगा है, इस वाले बोल्ट के साथ आप इसको थोड़ा अप कर सकते हो अपने स्विचेस को, ताकि जब आप इसका हॉर्न बजाओ या इसको पुश स्टार्ट करो तो उसमें आपको दिक्कत ना आए। क्लच भी आपका थोड़ा इससे अप हो जाता है, तो आपको इसको थोड़ा डाउन करना ही पड़ेगा क्लच को, ताकि आपको किसी भी तरीके से ड्राइविंग में कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से आप एक, इसमें जो मुझे कमी लग रही थी हैंडल को लेकर, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। और बाकी दूसरी मुझे जो इसमें कमी लगी है वो इसके नट बोल्ट्स को लेकर है। जैसे आप ये देख रहे हैं, इसका जो लेग गार्ड है वो उसका बोल्ट लूज़ हो जाता है, और जो इसके ये आपके सलेंसर वाले बोल्ट हैं, एक ये वाला है और एक ये नीचे वाला है, अक्सर ये बोल्ट भी लूज़ हो जाते हैं इसके। तो मुझे तकरीबन 10 से 15 दिन में मैं जब भी चेक करता हूँ तो ये हमेशा ही मुझे लूज़ मिलते हैं, तो मैं इसको टाइट करता रहता हूँ। और साथ में जो इसका एग्जॉस्ट का ये वाला बोल्ट है जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये जब आप कम से कम 200 से 300 किलोमीटर बाइक ड्राइव कर लेते हो तो उसके बाद एक बार ये आप इसको ज़रूर चेक कीजिए। ये भी बोल्ट लूज़ हो जाते हैं, और अगर ये आपके लूज़, आप इसको ऐसी बाइक ड्राइव करते रहते हो तो इससे आपकी बाइक में कोई ना कोई इश्यूज़ भी आ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप चेक कर सकते हो उसमें। और दूसरा, मैंने इसमें जो एक और चीज़ देखी है, इसकी जो स्पोक्स हैं, ये भी मैं रूटीन में 15 से 20 दिन में जब भी मैंने चेक किया है तो मुझे कभी कभी इसकी एक स्पोक्स तो कभी 2 से 3 स्पोक्स
लूज़ ही मिली है। तो आप जैसा कि जानते हो हमारे हिमाचल के रोड इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, तो शायद वो इसका एक कारण हो सकता है कि ये स्पोक्स अक्सर ढीली हो जाती है। और जब मैंने चेक तो ये मुझे ढीली मिली है और अक्सर मुझे ये टाइट करनी पड़ी है, वो लूज़ हो जाती है। तो इसके अलावा मुझे कुछ ऐसी मेजर इसमें कोई कमी नहीं लगी है। हाँ, एक कमी मुझे इसमें और लगी है, जो इसका ब्रेक पैडल है। ये ब्रेक पैडल शायद आप अगर प्लेन में रहते होंगे तो आपको महसूस ना हो, पर जो हिल एरिया में रहते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। आप जैसे देख पा रहे होंगे नीचे से स्क्रैच पड़े हुए हैं इसमें। तो जब भी मैं मोड़ काटता हूँ और थोड़ी सी अगर मैंने अपनी बाइक को बैंड कर दिया, थोड़ा सा बैंड कर अगर मैं ब्रेकिंग करता हूँ, तो ये ब्रेक पैडल अक्सर ही नीचे टच हो जाता है। तो ये मुझे सबसे बड़ी कमी लगी है इसमें। तो मैं रॉयल एनफील्ड वालों से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर सडनली हम थोड़ी स्पीड में हो और हम ऐसे में जैसे ही मोड़ काटते हैं और अगर उस टाइम हम ब्रेकिंग करते हैं तो उससे जो राइडर है वो गिर भी सकता है। तो एक ये छोटी नहीं बहुत बड़ी कमी लगी है मुझे इसमें कि इसका ब्रेक पैडल अक्सर ही मोड़ काटते हुए जब भी हम ब्रेकिंग करते हैं तो नीचे छू जाता है। तो कहीं ना कहीं ये इरिटेटेड भी है और रिस्की भी है कि अगर किसी दिन ऐसा ना हो कि उस किसी मोड़ पर कोई ऐसा खड्डा वगैरह पड़ा हो और हम ब्रेकिंग करें उस टाइम और वो उस खड्डे में ब्रेक पैडल फंस जाए, तो बहुत बुरा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसके अलावा एक चीज़ और मुझे इसमें बहुत इरिटेट करती है, वो है इसकी सीट। एक्चुअली में इसकी सीट पता नहीं कंपनी ने किस तरीके से डिज़ाइन किया है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इस चीज़ को। ये सीट को मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जब मैंने न्यू ये बाइक ली थी तो तब शायद मैंने ये चीज़ नोट नहीं की, पर जैसे जैसे मैंने इस बाइक को ड्राइव किया तो मुझे ये कमी महसूस होने लगी। तो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। जो इसकी सीट है ये एक्चुअली में बजती है, जब आप इसको अपने हाथ से थोड़ा सा पीटोगे तो इसमें से ढक 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 की आवाज़ आती है। आप सुन भी पा रहे होगे, इसमें से आवाज़ आती है। और जब आप बाइक ड्राइव कर रहे हो तो ये सीट थोड़ी अपनी पोजीशन से भी राइट या लेफ़्ट की साइड जैसे ही आप मोड़ काटते हो या जैसी आपकी बॉडी मूव करती है तो उसके साथ मूव भी होती है। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि रॉयल एनफील्ड ने शायद इस चीज़ को चेक नहीं किया है या कोई मैन्युफैक्चर डिफ़ेक्ट है इसमें, पर ये डिफ़ेक्ट है। और दूसरा मुझे इसके शॉकर्स को लेकर थोड़ा इशू महसूस हुआ है। वो एक बारी मैं सर्विस स्टेशन जाऊंगा और उसको चेक कराऊंगा अच्छे ढंग से कि एक्चुअली में मुझे ही लग रहा है या ऐसा कोई इशू है। जब भी मैं ब्रेकिंग करता हूं तो मुझे एक अजीब सा साउंड आता है इसके शॉकर्स में से, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो साउंड किस वजह से आ रहा है। तो एक बारी सर्विस स्टेशन में जाकर मैं चेक कराऊँगा और जो भी उसके रिव्यूज़ होंगे वो आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाला हूँ। और इसके अलावा मुझे इसमें कोई ऐसा मेजर कमी लगी नहीं है, तो ऐसी कोई कमी और है भी नहीं इस बाइक में। बाइक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। हाँ, बाइक की सीट अब मैं बहुत जल्दी चेंज करने वाला हूँ। इसकी एक टूरिंग सीट भी आती है तो मैंने वो लगानी है इसमें। और सेकंड, मैंने इसके ऊपर जो लेमिनेशन कराई है अब उसको 7 से 8 महीने हो चुके हैं, तो मैं इसकी लेमिनेशन भी अब चेंज करने वाला हूँ। और बहुत से लोग ये पूछते हैं कि लेमिनेशन करवाने के बाद जब उसको उतारते हैं तो उसके रिज़ल्ट बहुत बेकार होते हैं, उस टाइम उसका पेंट भी उतर जाता है। तो वो फुल वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे ढंग से जो इसके लेमिनेशन के रिव्यूज़ हैं वो भी मिल पाएँ। तो मैं उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये लेमिनेशन कितने टाइम में उतारनी चाहिए। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि 7 से 8 महीने ही लेमिनेशन की लाइफ होती है, और उसके रिज़ल्ट क्या होंगे 7 से 8 महीने बाद जब मैं इसको निकालूंगा तो वो उसका जो गम है वो क्या टैंकी के ऊपर ही चिपका रह जाएगा। इस सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इसके अलावा मैं नहीं समझता हूँ कि बाइक में कोई भी ऐसा फॉल्ट है जिसकी वजह से मैं आपको ये बोलूं कि आप इस बाइक को ना लीजिए। बाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बाइक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसमें जो छोटी छोटी कमियां थी वो मैंने आपको बताई दी है। इसके अलावा बाइक में कोई भी कमी मुझे महसूस नहीं हुई। अब बात करते हैं कि इसमें अच्छाइयाँ क्या क्या है। सबसे पहली अगर इसकी अच्छाई देखी जाए तो वो है इसकी हेडलाइट। बहुत से लोगों को मैंने ये बोलते हुए सुना है कि इसकी हेडलाइट बहुत ज़्यादा बेकार है, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसकी हेडलाइट बिल्कुल भी बेकार नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी हेडलाइट है इसकी, और आप सामने दीवार पर देख भी पा रहे होंगे इसका जो फ्लैश है वो कितना पावरफुल है। और जो आप ये पीछे लास्ट में एक दीवार देख रहे हो, ये यहाँ से कम 30 से 40 फुट दूर है, और इस पर भी इसका जो फोकस है हेडलाइट का वो कितना ज़्यादा अच्छा बन रहा है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी तरीके से इसकी हेडलाइट को बेकार कहा जाए। तो जो लोग कहते हैं मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप एक बारी पहले बाइक को ड्राइव कर देखिए और उसके बाद रिव्यूज़ दीजिए उसके बारे में, जो भी आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। तो मेरे हिसाब से तो हेडलाइट इसकी बिल्कुल परफेक्ट है और इसमें कोई भी कमी नहीं है। तो दूसरी अच्छाई है इसकी कि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, वाइब्रेशन बिल्कुल ही ख़त्म है इसमें, तो ड्राइव करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है।
और पहले जो बुलेट आती थी उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती थी, तो उसकी वजह से मुझे तो वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगती थी। पर ये वाली जो बुलेट है ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका यही है कि इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। और दूसरा जो इसका टायर है वो पहले वाले बुलेट से बहुत ज़्यादा ब्रॉड टायर है। अब इसका जो पहले बुलेट आती थी उसमें थोड़ा टायर पतला आता था, और जो अब वाली बुलेट है इसका टायर ब्रॉड है, तो उससे आपकी ग्रिपिंग भी अच्छी बनती है और आप बैलेंस भी अच्छा कर पाते हो अपनी बाइक को, तो ये भी इसका प्लस पॉइंट है। और अगर अगले प्लस पॉइंट की बात करते हैं तो जो इसका एग्जॉस्ट है वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपने इसका एग्जॉस्ट का साउंड तो सुन ही लिया होगा। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि अब न्यू वाली बुलेट में वो मर्दानगी नहीं रही है, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप एक बार इसको चला कर देखिए। पहले वाली बुलेट में एक्चुअली में होता ये था कि जब वो गर्म हो जाती थी तो वो अपनी पिकअप छोड़ देती थी, पर इस वाली बुलेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आप इसको एक्सलेट करते हो, जब भी आप थ्रोटल देते हो, ये उसी टाइम वहीं से उठ जाती है, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। और साथ साथ इसका जो एग्जॉस्ट है इसकी भी बहुत प्यारी साउंड है। आप एक बार इसको ड्राइव कर कर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि इसकी साउंड कितनी ज़्यादा बढ़िया है। और मैं नहीं समझता हूँ कि आफ्टर मार्केट आपको किसी भी तरीके से एग्जॉस्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, जिन लोगों को वो शॉर्ट पंजाब या दूसरा जो फ्री फ्लो सलेंसर होते हैं उनका शौक़ है वो लगा सकते हैं, पर जो स्टॉक चीज़ को ज़्यादा अच्छा मानते हैं तो वो इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि मैं भी इसको स्टॉक ही रखूँगा। मुझे इसका थंब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यही इस बाइक के बारे में मेरे रिव्यूज़ थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। इसके अलावा अभी मुझे इसमें कोई ऐसी कमी महसूस नहीं हुई है, और बाकी बाइक में तो खूबियाँ ज़्यादा है, कमियाँ बहुत कम है। और जो मेरी बाइक के साथ शुरू में इश्यूज़ चले वो भी अब सॉल्व हो चुके हैं। अब इसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं आ रही है। और जो अब 2024 वाले मॉडल आ रहे हैं रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 मिलिट्री ब्लैक के, उनमें ये कोई भी इश्यूज़ नहीं है जो मैंने पिछले समय में फ़ेस किया है। अगर आप ये जानना चाहते हो, जो लोग न्यू जुड़े हैं, कि मेरी बाइक के साथ क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जाकर देख सकते हैं। तो इसके अलावा और मुझे इसमें कोई भी कमी नहीं लगी है, इसमें सारी की सारी और अच्छाइयाँ ही हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यही मेरी रिव्यूज़ हैं इस बाइक को लेकर, पूरे 8 महीने ड्राइव करने के बाद और 2000 किलोमीटर चलाने के बाद। तो अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आए हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।